दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है बोने का अंत। ये विनोद और अमित की कॉमिक्स है। ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है बोना कातिल। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। विनोद हमीद का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ इसको। ये ऊपर जो स्टोरी दे रखी है इसके पहले पार्ट के बोना कातिल की, तो ये आपने पढ़ ली होगी और मैं आगे से पढ़ता हूँ। विनोद की सेक्रेटरी शीला मौत के मुंह में पहुंच चुकी थी। अब आगे पढ़िए। शीला पर क्या गुजर गई। विनोद इससे बेखबर नाइट मून क्लब में बैठा इंस्पेक्टर साजिद बैग की प्रतीक्षा कर रहा था। गाय का शेरी का प्रोग्राम अभी तक चल रहा था। तभी एक व्यक्ति विनोद के निकट आया। मिस्टर विनोद, इंस्पेक्टर साजिद आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने समाचार है कि वे यहाँ नहीं पहुंच सके। मैं आपको लेने आया हूँ, चलिए। और वह क्लब से एक पुलिस जीप में बैठकर चल दिए। कुछ देर बाद एक कोठे के सामने पहुंचकर, इंस्पेक्टर साहब अंदर है, आप तशरीफ ले जाइए। विनोद कोठी के ड्राइंग रूम में प्रविष्ट हुआ तो वह वहां इंस्पेक्टर साजिद एक 1.5 उम्र के व्यक्ति के साथ मौजूद था। दोनों ने विनोद से हाथ मिलाया। आइए मिस्टर विनोद, यह मिस्टर खलील है। खुशी हुई आपसे मिलकर विनोद साहब। मुझे भी। आराम से सोफे पर बैठने के बाद, उस रात अजीत मिस्टर खलील से मिला था जिस रात उसकी हत्या हुई, इसलिए मैं नाइट मून क्लब नहीं पहुंच सका। क्या यह बात आपको मिस्टर खलील ने खुद आकर बताई है? जी नहीं, मेरे आदमी अजीत की तस्वीरें लेकर हर एक होटल और रेस्टोरेंट के बैरों से सवाल कर रहे थे। आखिर होटल नेस्ट के एक बैरे ने तस्वीर पहचान ली और उसने बताया कि यह व्यक्ति 3 व्यक्तियों के साथ उस रात यहाँ डिनर पर आया था। यह भी हमारा सौभाग्य है कि बहरा उन 3 व्यक्तियों में से मिस्टर खलील को पहचानता था, क्योंकि यह उस होटल में अक्सर आते जाते रहते हैं। इसका मतलब है मिस्टर खलील अजीत को पहले से जानते होंगे। जी नहीं, मैं उस आदमी से उस दिन पहली बार मिला था और पहली बार ही मैं आप उसे डिनर पर ले गए। देखिए, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, यही अच्छा रहेगा। दरअसल मैंने इंटरनेशनल मेटल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर मिस्टर लॉयड और उनकी मिसेज को डिनर पर बुलाया था। मिस्टर अजीत उनके परिचित थे और उन्हीं के साथ आए थे। इंटरनेशनल मेटल कॉरपोरेशन, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, तो यह दुनिया की वह मशहूर फर्म है जो हर तरह की धातुओं में दिलचस्पी लेती है, विशेषकर यूरेनियम और रेडियम वगैरह में अधिक। जी हाँ मिस्टर लॉयड इस फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर है। आपका इस फर्म से क्या संबंध है? मैं ढाका में स्थित इस फर्म की ब्रांच का इंचार्ज हूँ। क्या आप ढाका के नागरिक हैं? जी नहीं, मैं पारसी हूँ और तेहरान का नागरिक हूँ, लेकिन कई वर्षों से ढाका में रह रहा हूँ। मिस्टर लॉयड की फर्म यूरेनियम में दिलचस्पी लेती है और किंग जबरान के देश आजुना में यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार निकला है। यह खबर 2 महीने पहले अखबार में थी। यह बातें कहीं एक ही जंजीर की कड़ी तो नहीं है। सवाल यह है कि अजीत का मिस्टर लॉयड से क्या संबंध था, क्योंकि वह मिस्टर लॉयड के साथ था। मिस्टर खलील, क्या अजीत ने मिस्टर लॉयड को कोई चीज दी थी? जी नहीं, मेरे सामने तो कुछ नहीं दिया था। मिस्टर अजीत आए भी मेरे सामने थे और सामने ही चले गए थे। उन्होंने कोई प्राइवेट बातचीत भी नहीं की थी। जी नहीं। अच्छा, मिस्टर लॉयड कहाँ है? वह तो अगली सुबह ही चले गए थे। कहाँ चले गए? इंडिया। इंडिया? यह क्या चक्कर है? किंग जबरान भी इंडिया जाने वाले हैं लगता है। अब जंजीर की कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। क्या आपको पता है कि वह इंडिया में कहाँ रह रहे हैं? जी हाँ, वह दिल्ली में है और वहाँ के होटल स्काईलार्क में ठहरे हुए हैं। ओके, थैंक्स मिस्टर खलील, आपने हमारी काफी सहायता की है। चलिए साजिद साहब, चलिए। खलील की कोठी से निकलकर वह जीप में बैठकर वापस जा रहे थे कि जीप में लगे वायरलेस पर सिग्नल हुआ। बिप बिप। हेडक्वार्टर से कोई संदेश है। वायरलेस पर संदेश सुनने के बाद, विनोद साहब, एक और हत्या हो गई है। होटल पैराडाइज के मैनेजर जमाल की लाश उसके फ्लैट पर पाई गई है। अब हम वहीं चल रहे हैं। इसका मतलब है मामला काफी गर्म होता जा रहा है। उसी समय शहर के बाहरी क्षेत्र में बने एक छोटे से मकान का दरवाजा वही बोना खटखटा रहा था। दरवाजा एक 1.5 उम्र के व्यक्ति ने खोला। आज तूने बहुत देर कर दी गजेरू। हाँ, क्योंकि आज मुझे जमाल की हत्या करनी पड़ी अंदर आने के बाद। लेकिन जमाल तो हमारी मदद कर रहा था, फिर उसकी हत्या। वह ज्यादा लालची होता जा रहा था और जोरो बर्दर्स को ब्लैकमेल करना चाहता था।
बहरहाल मैंने फिल्मों का पता चला लिया है। कैसे? जमाल को अजीत के कमरे से एक फटा हुआ लेबल मिला था जो किसी छोटे से पैकेट पर चिपकाया जाना था। उस पर एक पता लिखा हुआ था जो शायद ज्यादा काट छाट के कारण गंदा हो गया था, और पता लिखने वाले ने उसे फेंक कर दूसरा लेबल तैयार कर लिया होगा। यह पता अजीत की बहन का है। अजीत ने अवश्य वह फिल्में भारत में अपनी बहन के पास भेज दी है। जमाल इस सूचना की बहुत ज्यादा कीमत मांग रहा था, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी और लेबल मुफ्त में प्राप्त कर लिया। तुमने गलत किया गजेरू, पुलिस को एक बोने की तलाश है और अब तुम खतरे में हो। मुझे परवाह नहीं, मैं आज इंडिया जा रहा हूँ। फिल्मों के बारे में अभी मेरे सिवाय किसी को पता नहीं है। तुम्हारे पास खर्च के लिए इतना रुपया कहाँ से आ रहा है गजेरू? जोरो बरदस्त के बहुत से दौलतमंद हमदर्द मुझे रुपया दे रहे हैं। तुम यह बातें छोड़ो और मेरे लिए खाना मंगवाओ। उधर जमाल के फ्लैट पर साजिद और विनोद को हत्यारे का सुराग लगाने में कोई सफलता नहीं मिली थी। जमाल की लाश फर्श पर पड़ी थी और हत्यारे ने पूरे फ्लैट की तलाशी भी ले ली थी। रात का 1:30 बज गया था। चलिए मिस्टर विनोद, यहाँ का काम मेरे असिस्टेंट संभाल लेंगे। आप चलकर आराम कीजिए, सारा दिन आपको भागदौड़ करनी पड़ी है। चलिए, होटल में शीला और जुबी भी वापस आ चुके होंगे। शीला मेरे लिए परेशान होगी। इंस्पेक्टर साजिद ने विनोद को होटल के बाहर ड्रॉप किया। ओके, गुड नाइट मिस्टर विनोद। नाइट इंस्पेक्टर, कहकर विनोद होटल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया। रिसेप्शन पर, हेलो मिस्टर विनोद। हेलो, क्या मेरी सेक्रेटरी मिस शीला वापस आ गई है? जी नहीं, अभी तक तो नहीं आई। अच्छा, लाइए चाबी दीजिए। अपने कमरे में जाने के लिए कॉरिडोर से गुजरते हुए विनोद सोच रहा था, शीला और जुबी कहाँ चले गए? 2 बजने वाले हैं, अब तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए था। विचारों में खोया हुआ वह कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और लॉक खोलकर भीतर प्रविष्ट हुआ। दरवाजा खुलने से कॉरिडोर से आने वाला मध्यम प्रकाश कमरे में फैल चुका था। विनोद ने लाइट ऑन करने के लिए स्विच बोर्ड की ओर हाथ बढ़ाया, तभी आह! फर्श पर गिरते विनोद फुर्ती के साथ सीधा हुआ, मगर अब विनोद होशियार था। विनोद फुर्ती के साथ उठ खड़ा हुआ, नकाबपोश भी उतनी तेजी से उठा और खंजर से विनोद पर हमला कर दिया, लेकिन विनोद ने उसके वार को रोककर उसके हाथ को झटका दिया और दूसरे हाथ से उसके मुंह पर घुसा मारा। नकाबपोश फिर नीचे गिरा। विनोद ने उसे एक ठोकर मारी और फिर नकाबपोश उछलकर खड़ा हुआ और विनोद के कुछ समझने से पहले ही दरवाजे से बाहर निकल गया। विनोद भी उसके पीछे पीछे लपका। फिर जैसे विनोद दौड़ता हुआ मोड़ तक पहुंचा, नकाबपोश गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया वह? लगता है वह किसी कमरे में घुस गया है या फिर इमरजेंसी सीढ़ी से बाहर निकल गया है। वापस अपने कमरे में आकर विनोद ने लाइट जलाई और फोन उठाकर नीचे मैनेजर से कहा, मिस्टर मैनेजर, आपका होटल है या अपराधियों का अड्डा? मेरे कमरे में एक आदमी छुपा हुआ था जिसने मेरी हत्या करने की कोशिश की, मगर मैंने हत्या आप ठीक तो है, लेकिन वह आदमी आपके कमरे में घुसा कैसे? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके होटल में सिक्योरिटी स्टाफ नहीं है? है सर, मैं भी उस आदमी की तलाश कराता हूँ। आप कहे तो पुलिस को भी फोन कर दूं। रहने दीजिए, मैं जानता हूँ वह आदमी अब नहीं मिलेगा। अब जरा अपना सिक्योरिटी सिस्टम ठीक कराइए, वरना किसी दिन आपके होटल का भट्ठा बैठ जाएगा। यहाँ कोई भी किसी पर गोली चला देता है, खंजर निकाल लेता है, सांप छोड़ देता है। यह होटल है चिड़ियाघर। फिर विनोद फोन रखकर भीतरी कमरे में आया। भीतरी कमरे की खिड़की खुली देखकर वह आदमी अवश्य ही इस खिड़की के रास्ते अंदर आया होगा, लेकिन वह था कौन और क्या वह सचमुच मेरी हत्या करने आया था? अरे, उसका खंजर तो बाहर वाले कमरे में ही पड़ा होगा। वह फिर बाहरी कमरे में आया और फर्श पर पड़ा हुआ खंजर उठा लिया। इस पर उंगलियों के निशान तो होंगे नहीं, क्योंकि उसने दस्ताने पहने हुए थे। फिर भी यह खंजर मैं सुबह इंस्पेक्टर साजिद को दे दूंगा। यह सोचते हुए वह सोफे पर बैठकर शीला और जुबी की वापसी की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन जब सुबह के 5 बजे तक शीला वापस नहीं आई, तो विनोद ने परेशान होकर पुलिस हेडक्वार्टर फोन किया और वहां से इंस्पेक्टर साजिद का नंबर लेकर उसके घर फोन मिलाया। हेलो इंस्पेक्टर साजिद, मैं विनोद बोल रहा हूँ और इस समय सख्त परेशान हूँ।
मेरी सेक्रेटरी शीला शाम को जुबी के साथ घूमने गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। जुबी कहीं है वही? जुबी तो नहीं जो भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी है। जी हाँ, हो सकता है वह लोग किसी दोस्त के यहाँ ठहर गए हों। जी नहीं, मुझे बताए बिना शीला कहीं और नहीं जा सकती। फिर अभी कुछ देर पहले मुझ पर होटल के कमरे में कातिलाना हमला हुआ है। आप पर हमला? हाँ, लेकिन इस समय आप मुझ पर हुए हमले को भूल जाइए और शीला को तलाश कराइए। मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। आप चिंता न कीजिए, मैं अभी हेडक्वार्टर जाकर उनकी तलाश कराता हूँ। आप मेरे फोन का इंतजार कीजिए। सुबह 8 बजे के करीब इंस्पेक्टर साजिद का फोन आया। मिस्टर विनोद, अब मुझे अफसोस है, आपके लिए एक बुरी खबर है, लेकिन आप घबराइए नहीं। खबर क्या है इंस्पेक्टर? आपके दोस्त जुबी की लाश शहर की एक वीरान गली में पाई गई है। लाश? जी हाँ, उसकी हत्या खंजर मारकर की गई है, लेकिन अभी तक मिस शीला का कोई पता नहीं चल सका है। मैं जुबी की लाश देखने जा रहा हूँ। अगर आप चलना चाहे तो मैं आपको होटल से ले लूँ। यस इंस्पेक्टर, मैं चलूंगा। आधे घंटे बाद विनोद और साजिद उस गली में थे जहां जुबी की लाश पड़ी थी। पुलिस की पूरी टीम गली में मौजूद थी। एक अफसर ने बताया, सर, यह लाश मिलने के बाद हमने जो पूछताछ की है उससे केवल इतना पता चला कि मिस्टर जुबी और मिस शीला को रात में सामने वाले रेस्टोरेंट में देखा गया था। उन्होंने वहां डिनर लिया था और 12:30 बजे रेस्टोरेंट से बाहर निकले थे। फिर शीला कहाँ गई? क्या जुबी की हत्या करने के बाद उसका अपहरण कर लिया गया है? बहुत कोशिश करने के बाद भी घटना स्थल से शीला का कोई सुराग न मिल सका। निराश होकर 10 बजे के करीब विनोद वापस होटल आ गया। साजिद उसके साथ आया था। होटल के रिसेप्शन क्लर्क ने बताया, मिस्टर विनोद, एक साहब आपको 3-4 बार फोन कर चुके हैं। उन्होंने अपना नंबर दिया है और कहा कि आप आते उन्हें फोन कर ले। नंबर बताओ। उस नंबर पर फोन मिलाने के बाद, हेलो, मैं विनोद बोल रहा हूँ, इस नंबर से किसी ने मुझे फोन। ओ मिस्टर विनोद, मैं जनरल पाशा बोल रहा हूँ और हिज हाइनेस किंग जबरान की ओर से बात कर रहा हूँ। आपके लिए एक संदेश है। फरमाइए। हिज हाइनेस ने संदेश दिया कि आप अपनी सेक्रेटरी मिस शीला के लिए परेशान न हो, वह सकुशल है और इस समय हिज हाइनेस के वफादारों की देखरेख में है। शीला? जी हाँ, मिस शीला पर रात एक वीरान गली में कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था। संयोगवश हिज हाइनेस के कुछ वफादार वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने मिस शीला को उन गुंडों से बचा लिया। अफसोस है कि वह उनके साथी को न बचा सके। मिस शीला बहुत नर्वस थी, इसलिए हिज हाइनेस के डॉक्टरों ने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया हुआ है। फिलहाल वह सॉरी, आप दोपहर तक आकर उन्हें ले जाइए। थैंक यू वेरी मच जनरल पाशा। मैं हिज हाइनेस का और आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं शीला के लिए बहुत परेशान था, लेकिन अब मुझे संतोष हो गया है। दोपहर को मैं हिज हाइनेस की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। यह कोई उपकार नहीं है मिस्टर विनोद। हिज हाइनेस और मैं दोनों ही आपको पसंद करते हैं। बाद में आप ही तो हिज हाइनेस की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। खैर, अगर मिस शीला पहले जाग गई तो उनको सकुशल आपके होटल पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू सर। रिसीवर रखने के बाद विनोद साजिद को सारी बातें बताने के बाद बोला, शुक्र है मिस शीला मिल गई, लेकिन मिस्टर विनोद, मेरी समझ में यह नहीं आया कि किंग जबरान के साथी रात को उस समय उस क्षेत्र में क्या कर रहे थे। यही बात मुझे भी खटक रही है। शीला आए तो सारी घटनाओं का पता चले। बड़े अजीब हालात हैं। आप पर भी हमला हुआ और शीला जी पर भी। जो भी मारा गया, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता। जो भी और मुझ पर कल सुबह भी एक हमला और हुआ था। सड़क पार करते हुए हमें कार ने कुचल डालना चाहा था। अब मुझे लगता है कि वह हमला जूबी के कारण हुआ था। कोई जूबी को मार डालना चाहता था और रात को वह सफल हो गया। लेकिन आप पर रात हमला किसने किया था और क्यों किया था, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। हमलावर का खंजर मेरे कमरे में रह गया था। आप इसे ले जाइए और कोशिश कीजिए शायद इसके जरिए कुछ पता चल सके। साजिद खंजर लेकर चला गया तो विनोद फिर होटल से बाहर आया और पोस्ट ऑफिस पहुंचकर उसने वहां से भारत में मिस्टर दुबे के लिए ट्रंक कॉल मिलवाई। कॉल मिल जाने पर, सर, आपके एजेंट जुबी का रात कत्ल हो गया है। उसकी मौत अभी तक रहस्य बनी हुई है। जरूरी बात यह है कि इंटरनेशनल मेटल कॉरपोरेशन के लॉयड इस समय दिल्ली के होटल स्काईलार्क में ठहरे हुए हैं। इस षड्यंत्र का या केस में उनका कुछ न कुछ हाथ जरूर है। मैं चाहता हूं कि आप उनके बारे में छानबीन कराएं। वह बहुत बड़ा आदमी है मिस्टर विनोद।
किंग जबरान उससे भी बड़े हैं सर। लॉर्ड यूरेनियम का व्यापारी है और किंग के देश में यूरेनियम का भंडार निकला है। कत्ल की रात लॉर्ड अजीत से मिला था, उसके बाद वह मारा गया और फिल्मों का कुछ पता नहीं है। कैसी फिल्में? मेरा अनुमान है कि वे दो फिल्में जिन्हें प्राप्त करने के लिए अजीत की हत्या की गई है। एक फिल्म किंग जबरान के जुलूस की है और दूसरी के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन मेरा विचार है कि दूसरी फिल्म ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे यह भी लगता है कि शायद अजीत ने वह फिल्में भारत में अपने किसी रिश्तेदार को भेज दी हो। रिश्तेदार बाद में अजीत की केवल एक बहन है जो दिल्ली में रहती है। भाई की मौत से वह बहुत दुखी है। तो फिर आप उसकी बहन की निगरानी कराइए। अगर अजीत ने फिल्में उसे भेजी हैं तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ओके, यह काम हो जाएगा, लेकिन तुम कब वापस आ रहे हो? यहाँ पर भी तो देखना है। मैं कल तक पहुंच रहा हूँ। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बम्बई आर्ट थिएटर में सुनील नाम का कलाकार है। उसके शरीर की बनावट बिल्कुल किंग जबरान जैसी है। मेकअप करके उसे किंग जबरान का रूप दिया जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि उसे किंग बनाकर भारत में पेश किया जाए और असली किंग जबरान को पब्लिक पैलेस पर न लाया जाए। आइडिया तो अच्छा है। मैं उस कलाकार सुनील से बात करता हूँ। यह बहुत जरूरी है सर। उसे किसी भी तरह राजी कीजिए। उसके द्वारा हम अपराधियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा सकते हैं। मैं समझ गया। मिस्टर दुबे से फोन पर बात करने के बाद विनोद अपने होटल के कमरे में वापस आ गया। दोपहर को शीला को लेने जाने की तैयारी कर रहा था कि शीला खुद आ गई। जनरल पाशा स्वयं उसे छोड़ने आया था। विनोद ने जनरल पाशा को धन्यवाद दिया और फिर, मिस्टर विनोद, मैं और इजानेस आपकी बहुत इज्जत करते हैं। मुझे आशा है कि आप भारत में इजानेस की उनके दुश्मनों से पूरी हिफाजत करेंगे। आप चिंता न कीजिए सर, इजानेस हमारे मेहमान होंगे। हम अपने मेहमान की खातिर अपनी जान भी दांव पर लगा देंगे। जनरल पाशा संतुष्ट होकर चला गया तो विनोद ने शीला से कहा, रात की घटनाएं मुझे विस्तार पूर्वक सुनाओ। शीला ने पूरी घटना सुनाते हुए कहा, जब वह गुंडा खंजर लिए मेरी ओर बढ़ रहा था तो मुझे अपनी मौत नजदीक नजर आने लगी। तभी गली में कुछ शोर सा मचा, जैसे कुछ लोग दौड़कर आ रहे हों। मेरे सिर पर कोई भारी चीज लगी और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद आंख खुली तो मैं किंग जबरान के कमरे में थी। मुझे आश्चर्य है कि जूबी की हत्या क्यों की गई। विनोद जूबी के साथ कुछ घंटे रहकर मुझे लगा कि वैसा ही आदमी नहीं था। क्या मतलब? इसे आप मेरा अनुमान कह लीजिए। बहुत सी रहस्यमय बातें थी। उसने मुझे बताया अजीत उसका दोस्त था। फिर एक बार उसने कहा कि अजीत ब्लैकमेलर था। मैंने विस्तार से पूछना चाहा तो उसने मुझे टाल दिया। तुम्हारी बात उससे तो लगता है कि वह सचमुच रहस्यमय व्यक्ति था। खैर, हम कल सुबह वापस चल रहे हैं। अब तुम अपनी सहेली से मिलने का विचार छोड़ दो। मैं तुम्हें कहीं भी अकेला भेजकर खतरा नहीं उठाना चाहता। ओके, तुम जो उचित समझो करो। अगले दिन विनोद और शीला वापस बम्बई पहुंच गए। शीला को उसके फ्लैट पर छोड़ने के बाद विनोद सीधा इंटेलिजेंस चीफ मिस्टर दुबे से मिलने उनके ऑफिस पहुंच गया। औपचारिक बातचीत के बाद, मिस्टर विनोद, यह वह कलाकार सुनील किंग जबरान बनने के लिए तैयार हो गया है। उसकी ट्रेनिंग भी कल शुरू हो चुकी है और आप मेरे साथ कल सुबह दिल्ली चल रहे हैं ताकि हम मिलकर किंग जबरान के स्वागत की तैयारियां कर सके। ओके सर। अगली सुबह विनोद और मिस्टर दुबे दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से उतरे। इंटेलिजेंस विभाग के कुछ लोग उनके स्वागत के लिए आए हुए थे। फिर वह जैसे ही एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आए, विनोद चौंक पड़ा। अरे, यह तो शेरी है। यही यहाँ क्या कर रही है? शेरी कौन? यह लड़की ढाका के नाइट मून क्लब में सिंगर है और वह मशहूर था कि किंग जबरान इसे पसंद करने लगे हैं। मुझे हैरत है कि यह दिल्ली कैसे पहुंच गई। ढाका से एक जहाज भी कुछ देर पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा है। यह उसी से आई होगी। मैं चाहता हूँ कि इस लड़की की निगरानी की जाए। ओके, मैं भी अपने आदमी को उसका पीछा करने का आदेश देता हूँ। तुरंत इंटेलिजेंस का एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल पर उसके पीछे चल दिया। किंग जबरान को जिस होटल में ठहराया जाना था उसी होटल में 2 कमरे मिस्टर दुबे और विनोद के लिए भी बुक थे। ना धोकर विनोद मिस्टर दुबे के कमरे में पहुंचा। सर, अजीत की बहन की निगरानी की जा रही है ना? हाँ, उसकी और लॉर्ड दोनों की निगरानी की जा रही है। तो मैं जरा अजीत की बहन से मिलकर आता हूँ। ओके, नीचे सरकारी गाड़ी मौजूद है, तुम उसे ले जाओ।
अजीत की बहन मीना जिस बिल्डिंग में रहती थी उस पर इंटेलिजेंस वालों की पूरी नजर थी। मीना के फ्लैट के सामने एक व्यक्ति खाकी वर्दी पहने बिजली की लाइन चेक कर रहा था, लेकिन वास्तव में वह इंटेलिजेंस का आदमी था। भीतर फ्लैट में मीना एक छोटा सा पैकेट हाथ में लिए बैठी थी, जिसे कुछ देर पहले पोस्टमैन उसे देकर गया था। अभी उसने पैकेट खोला ही था कि तभी, अरे यह तो फिल्में हैं। खट खट। फिल्में हाथ में लिए हुए उसने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक बोना खड़ा था। तो कौन हो तुम? उत्तर में बोने ने अपना हाथ आगे कर दिया। चुपचाप अंदर चलो। मीना भयभीत होकर अंदर आ गई। बोना भी उसके पीछे आ गया। तुम अजीत की बहन हो ना? हाँ, मगर तुम कौन हो? मुझे उन फिल्मों की जरूरत है जो अजीत ने तुम्हें ढाका से भेजी है। वो शायद तुम्हारे हाथ में वही फिल्में हैं। नहीं, देखो मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। तुम्हारे फ्लैट के बाहर जो व्यक्ति तुम्हारी निगरानी कर रहा था, उसे मैं खत्म कर चुका हूँ, और अब शायद इनकार सुनकर तुम्हारी भी हत्या कर दूं। अतः चुपचाप फिल्में मुझे दे दो। भयभीत होकर मीना ने फिल्में उसे दे दी। थैंक्स, अब चुपचाप खड़ी रहो। बोने ने पिस्तौल जेब में रख लिया था और फिल्मों को ध्यानपूर्वक देख रहा था, जबकि मीना सोच रही थी, यह बोनस आदमी है, पिस्तौल भी इसने रख लिया है। अगर मैं इस पर अचानक हमला कर दूं तो इस पर काबू पा लूंगी। फिर अचानक मीना उस पर झपट पड़ी, लेकिन बोना बहुत फुर्तीला था। उसने एक गुस्सा मीना को मारा, और फिर तुरंत ही खंजर निकाल लिया। उधर विनोद राणा की कार जैसे मीना के फ्लैट के सामने आकर रुकी, इंटेलिजेंस का आदमी उसे पहचान कर तुरंत ही निकट आया। कैसा चल रहा है? मीना अपने फ्लैट पर ही है ना? जी हाँ, मैं सुबह से कहीं नहीं गई, न ही कोई उससे मिलने आया। हमारा एक आदमी ऊपर भी पहरे पर है। मैं लड़की से मिलने जा रहा हूँ। जय वह तीसरी मंजिल के फ्लैट नंबर 25 में है। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर विनोद लिफ्ट से निकला। सामने मीना का फ्लैट था। ओ माय गॉड, यह क्या चक्कर! शायद मीना खतरे में फंस चुकी है। उसने जल्दी से आगे बढ़कर मीना के दरवाजे में बने की होल से झांका। भीतर का दृश्य देख विनोद सीधा खड़ा हो गया। उसने अपनी पिस्तौल निकालकर हाथ में ले ली और दरवाजे पर दस्तक दी। खट खट। 2 मिनट बाद दरवाजा खुला, लेकिन जो स्थिति सामने थी उसे देखकर विनोद की समझ में नहीं आया कि क्या करे। इससे पहले कि विनोद कुछ समझ पाता, बोना मीना के पीछे से इस प्रकार उछला जैसे उसके पैरों में स्प्रिंग लगे हो। अगले ही पल ठोकर खाकर विनोद फर्श पर जा गिरा। उसके हाथ से पिस्तौल भी निकल चुकी थी, लेकिन उसने लेटे लेटे बोने को लात मारी। इधर विनोद उछलकर खड़ा हुआ, उधर बोना दीवार से टकराकर रबर की गेंद की तरह उछला और दूसरी छलांग में वह सीढ़ियों के निकट पहुंच चुका था। उसे भागते देख, ए ठहरो! विनोद ने भी उसके पीछे छलांग लगाई, मगर बोना उछलकर सीढ़ियों की रेलिंग पर चढ़ गया और फिर वह दक्ष कलाबाज की तरह रेलिंग पर फिसलता हुआ नीचे चला गया। विनोद सीढ़ियां फलांगता हुआ नीचे आया, लेकिन तब तक बोना फिल्में लेकर गायब हो चुका था। अतः इंटेलिजेंस के आदमी को उसके साथी की लाश की सूचना देकर उसे बोने की तलाश में दौड़कर विनोद ऊपर मीना के फ्लैट में आया। मीना बहुत डरी हुई थी। मेरा नाम विनोद है, मिस मीना, अब आप डरिए नहीं, वह बोना जा चुका है। मैंने आपका नाम सुना विनोद साहब। पुलिस ने मुझे बताया था कि आप मेरे भाई के हत्यारे की तलाश कर रहे हैं। इस समय आपके आ जाने से मेरी जान बच गई है, वरना वह बोना मुझे अवश्य मार डालता। क्या अजीत ने आपके पास कुछ फिल्में भेजी थी? जी हाँ, फिल्में आज ही आई थी। मैंने पैकेट खोला ही था और वह बोना आ गया और उसने मुझसे फिल्में छीन ली। क्या आपको पहले से पता था कि आपके पास फिल्में आने वाली हैं? जी नहीं, मैं तो फिल्मों का पैकेट पाकर हैरान थी। अच्छा, क्या कभी आपने मिस्टर लॉयड का नाम सुना है? आपका मतलब इंटरनेशनल मेटल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर से है? जी हाँ, न्यूज एजेंसी के लिए काम करने से पहले मेरे भैया मिस्टर लॉयड की फर्म के लिए दिल्ली में काम करते थे। उनका कहना था कि फर्म में उनका भी हिस्सा है, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने फर्म छोड़ दी। वह कहते थे लॉयड ने उनके साथ धोखा किया है, अतः वे लॉयड से घृणा करने लगे थे। बातें करते हुए विनोद की नजर फर्श पर पड़े हुए कागज पर पड़ी।
उसने झुककर कागज उठाया। यह कागज कैसा है? अरे यह तो अजीत का खत है। भैया का खत? उत्तर में विनोद ने ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। मीना बहन 2 फिल्में भेज रहा हूँ, यह बहुत कीमती है। मेरे आने तक इनको संभाल कर रखना और इनकी अपनी जान की तरह हिफाजत करना, क्योंकि यह लाखों रुपए की है। अजीत, यह खत आपके पास कब आया? यह डाक से नहीं आया, लगता है यह फिल्मों के पैकेट से गिरा है, क्योंकि जब वह बोन आया था मैंने पैकेट खोल लिया था। यह खत मैं अपने पास रख रहा हूँ और अब मैं चलता हूँ। आप घबराइए नहीं, बहुत जल्दी मैं आपके भाई के हत्यारे को बेनकाब कर दूंगा। जिस दिन मेरे भाई का हत्यारा पकड़ा जाएगा मुझे बहुत खुशी होगी। विनोद वापस अपने होटल आ गया था और इस समय मिस्टर दुबे के सामने खड़ा था। मुझे आश्चर्य है कि जब अजीत लॉर्ड से गणना करता था तो उसके बावजूद वह ढाका में उसके साथ डिनर पर क्यों गया था। अब यह बात साफ हो चुकी है कि अजीत के पास 2 फिल्में थी, किंग जबरान की सवारी की फिल्म तथा एक और फिल्म। बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अजीत यह फिल्म मिस्टर लॉर्ड के हाथों बेचना चाहता था। लेकिन उस दूसरी फिल्म में क्या था, यही तो मैं जानना चाहता हूं कि, और मुझे इसका भी अंदाजा हो गया है कि जुबी की मौत में किसका हाथ हो सकता है। इसलिए मैं जरा मिस्टर लॉर्ड से मिलना चाहता हूं। तो मिल लाइए। लॉर्ड की निगरानी पर जो आदमी लगे हैं वह सब आपको पहचानते हैं। आधे घंटे बाद विनोद लॉर्ड से मिलने होटल स्काईलार्क पहुंच गया। दस्तक देने के पर लॉर्ड ने स्वयं दरवाजा खोला। मिस्टर लॉर्ड, मेरा नाम विनोद राणा है। मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। मैं आपको जानता हूँ मिस्टर विनोद, प्लीज कम इन। विनोद भीतर प्रविष्ट हुआ तो लॉर्ड के कमरे में अजीत की बहन मीना को देखकर विस्मित रह गया, लेकिन उसने मीना से कुछ नहीं कहा। लॉर्ड की पत्नी भी कमरे में मौजूद थी। मार्था, तुम मिस मीना को लेकर दूसरे कमरे में जाओ, मुझे अपने मेहमान से कुछ बातें करनी है। ओके, लेकिन जल्दी करना, हमें लंच पर बाहर चलना है। स्त्री को जाने के बाद, मिस्टर लॉर्ड, मैं आपका अधिक समय नष्ट करते हुए एक सीधा सवाल पूछता हूँ। क्या आप किंग जबरान के देश अर्जुना में निकले यूरेनियम में दिलचस्पी ले रहे हैं? आपका सवाल काफी सीधा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आपकी इंटेलिजेंस को मेरे बिजनेस में क्या दिलचस्पी है। मैं जानता हूँ आजकल आप इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी की दाद देता हूँ मिस्टर लॉयड। आप जानते हैं कि किंग जबरान इंडिया पहुंच रहे हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर है। अगर यूरेनियम के बारे में आपका किंग के साथ अनुबंध हो चुका है तो आप भी यह नहीं चाहेंगे कि किंग को कोई नुकसान पहुंचे। बिल्कुल नहीं चाहूंगा। वैसे अभी हमारा लिखित रूप से कोई अनुबंध नहीं हुआ है, केवल बातचीत हुई है। अच्छा मिस्टर लॉर्ड, ढाका में अजीत आपसे मिलने क्यों आया था? वह मुझसे नौकरी मांग रहा था, लेकिन अतीत में मुझे उसके कारण काफी नुकसान हुआ था, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। क्या उसने आपसे कुछ फिल्मों का भी जिक्र किया था? जी हाँ। क्या आप जानते हैं कि अजीत की मौत का कारण 2 फिल्में हैं? उन फिल्मों में किसी का राजबंद है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। एक सवाल और मिस्टर लॉर्ड, क्या आप इंटेलिजेंस एजेंट जुबी को जानते थे जिसकी ढाका में हत्या हो गई है? शायद एक दो बार उससे किसी जगह मुलाकात हुई थी। सॉरी विनोद साहब, लंच का टाइम हो गया, अब मैं आपको और समय नहीं दे सकता। मैं जा रहा हूँ मिस्टर लॉर्ड, मुझे जाकर किंग जबरान की सुरक्षा के लिए बहुत से प्रबंध करने हैं, लेकिन किंग के आने में भी कई दिन शेष है। किंग अपने पूर्व निर्धारित प्रोग्राम से 2 दिन पहले आ रहे हैं। मिस्टर लॉर्ड, यह बहुत गुप्त प्रोग्राम है ताकि उन पर हमले का खतरा कुछ कम हो जाए। अब मैं चलता हूँ। ओके मिस्टर विनोद, विश यू ऑल द बेस्ट। विनोद वापस मिस्टर दुबे के पास पहुंचा तो उन्होंने बताया, मिस्टर विनोद, उसका आने वाली लड़की शेरी के बारे में मालूम हुआ है कि वह होटल ब्लू मून के मैनेजर के निजी मकान में ठहरी है और उसके साथ जो नवयुवक है उसे वह अपना भाई और बिजनेस मैनेजर बताती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बोना भी उनके साथ है, जो देखने में बहुत भयानक लगता है। होने वाली खबर सचमुच महत्वपूर्ण है। तो क्या उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए? अभी नहीं, उन सबकी निगरानी की जाए। मैंने एक प्लान सोचा है। अभी उन लोगों को गिरफ्तार करना ठीक नहीं रहेगा। क्या शेरी यहाँ किसी होटल में प्रोग्राम भी दे रही है? हाँ, होटल ब्लू मून से उसका 1 सप्ताह का अनुबंध हुआ है, इसीलिए वह भारत आई थी। और अपना कलाकार सुनील किस मंजिल पर है? वह दिल्ली पहुंच चुका, किंग का स्थान लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। वह सचमुच बहुत अच्छा कलाकार है।
किंग की कुछ फिल्में देखकर उसने सारे अंदाज सीख लिए हैं। इसका मतलब है मैं अपने प्लान पर काम शुरू कर सकता हूँ। तुम्हारा प्लान क्या है? हम 2 दिन पहले सुनील को किंग जबरान बनाकर पेश करेंगे। मैंने जानबूझकर लॉर्ड से झूठ बोला है कि किंग 2 दिन पहले आ रहे हैं। हम सुनील को किंग बनाकर होटल ब्लू मून में शहरी का प्रोग्राम दिखाने ले जाएंगे, क्योंकि किंग शहरी में दिलचस्पी ले रहे थे। मुझे विश्वास है कि वहां उन पर जरूर हमला किया जाएगा। इस हमले से यह भी साबित हो जाएगा कि लॉर्ड षड्यंत्रकारियों से मिला हुआ है। इस प्रकार हम किंग के यहाँ आने से पहले ही उनके दुश्मनों को गिरफ्तार कर लेंगे। प्लान तो बहुत अच्छा है। तभी मिस्टर दुबे का सहायक कमरे में प्रविष्ट हुआ। सर, ढाका से वायरलेस संदेश मिला है कि किंग जबरान पर एक और हमला हुआ है। इस हमले में किंग तो बच गए, मगर जनरल पाशा मारे गए। ओ माय गॉड। सहायक संदेश देकर चला गया। तत्पश्चात, मुझे दुख है कि किंग के दोनों वफादार साथी मारे गए, पहले प्रधानमंत्री आफाक जंग और अब जनरल पाशा। किंग सौभाग्यशाली है जो उन्हें ऐसे वफादार साथी मिले, वरना शायद अब तक उनकी हत्या हो गई होती। अब हमें और भी सावधान रहना होगा सर। हमें अपना पूरा ध्यान नकली किंग वाले प्रोग्राम पर लगा देना चाहिए। आप उस प्लान की तैयारी कीजिए मिस्टर विनोद। अपनी योजना की पूरी तैयारियां करने के बाद विनोद एक बार अजीत की बहन मीना से जाकर मिला। मिस मीना, मैं आपसे यह पूछने आया हूँ कि आप मिस्टर लॉर्ड से क्यों मिलने गई थी? उन्होंने सब मुझे बुलाया था। वह मुझे अपनी फर्म में नौकरी की पेशकश कर रहे थे और उसके बदले केवल यह जानना चाहते थे कि भैया के पास जो फिल्में थी उनमें क्या है। वेरी इंटरेस्टिंग। फिर आपने क्या कहा? मैंने कह दिया कि मुझे फिल्मों के बारे में कुछ पता नहीं है और उनकी नौकरी की पेशकश भी मैंने अस्वीकार कर दी, क्योंकि मेरी मौजूदा नौकरी काफी अच्छी है। अच्छा, कल रात आप 10 बजे होटल ब्लू मून आ सकती है? मैं आपको एक तमाशा दिखाना चाहता हूँ। आप कहते हैं तो आ जाऊंगी। मीना से मुलाकात के बाद विनोद वापस होटल पहुंचा तो मिस्टर दुबे ने सूचना दी। ढाका से इंस्पेक्टर साजिद का संदेश आया है कि हमारा एजेंट, जो भी वास्तव में डबल एजेंट था, वह मिस्टर लॉर्ड के लिए भी काम कर रहा था। मुझे भी यही शक था कि उसका संबंध उन लोगों से अवश्य है जो किंग जबरान में दिलचस्पी ले रहे हैं, वरना उसकी हत्या न होती। मुझे बहुत दुख है मिस्टर विनोद कि मेरा एक आदमी गलत निकला, लेकिन अब यह साफ हो गया कि लॉर्ड का इस मामले से गहरा संबंध है। अब वह यह जानने के लिए व्याकुल है कि अजीत के पास जो फिल्में थी उसमें क्या है। मुझे लगता है कि कल तक इस गुत्थी का सारा सिरा हमारे हाथ में आ जाएगा। और अगली शाम होटल ब्लू मून का हॉल किंग जबरान के आने की खुशी में दुल्हन की तरह सजा हुआ था। होटल ने जो प्रोग्राम घोषित किया था उसके अनुसार शहरी के गाने के बाद एक बोने जोकर का हास्य प्रोग्राम भी पेश किया जाना था। आपके आने का धन्यवाद मीना जी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ किंग जबरान आने वाले हैं? किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उस हॉल में मौजूद आधे से ज्यादा लोग इंटेलिजेंस के सदस्य थे, कुछ बैरों के रूप में और कुछ मेहमानों के रूप में। मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। देखते जाइए, अभी यहाँ एक नाटक होने वाला है। आपने तो मुझ में जिज्ञासा भर दी मिस्टर विनोद। और फिर 10:30 बजे नकली किंग जबरान अपने अंगरक्षकों से घिरे हुए हॉल में प्रविष्ट हुए। वेलकम हिज हाइनेस। हेलो मिस्टर विनोद। किंग को सम्मानपूर्वक उनकी टेबल पर बिठा दिया गया। उनके अंगरक्षक भी निकट की टेबलों पर बैठ गए। उसके कुछ ही देर बाद शहरी स्टेज पर आ गई और कुछ पलों बाद प्रोग्राम शुरू हो गया। शहरी की आवाज में जादू था। पूरा हॉल सम्मोहित सा हुआ उसका गाना सुन रहा था। गाना समाप्त होने के बाद शहरी स्टेज से चली गई और अनाउंसर ने आकर घोषणा की, अब हम आपके सामने के हास्य कलाकार को पेश कर रहे हैं, मिस्टर गजेरू, द लिटिल जोकर। तुरंत स्टेज पर वही बोना नजर आया। अरे मिस्टर विनोद, यह तो वही है। हाँ, देखते जाओ। बोने ने स्टेज पर कलाबाजियां खानी शुरू कर दी। उसके करतबों पर सब हंस रहे थे। उधर विनोद ने अपना पिस्तौल निकालकर हाथ में ले लिया था और हाथ मेज के नीचे छुपा रखा था। एक बार बोना कलाबाजी खाकर स्टेज के कोने पर आकर गिरा। फिर वह फुर्ती से उठा और इस बार उसके हाथ में एक छोटा सा पिस्तौल था। एक आंख विनोद चिल्लाया, होशियार। तभी बोने ने किंग जबरान पर गोली चला दी, लेकिन किंग होशियार हो चुके थे। वह कुर्सी से नीचे लुढ़क कर बच गए। तभी विनोद ने गोली चलाई।
अगले पल बोने के हाथ से पिस्तौल निकल गया। पकड़ो उसे। हॉल में भगदड़ मच गई। बोने ने स्टेज पर से छलांग लगाई और हवा में कलाबाजियां खाता हुआ किंग जबरान के निकट जा गिरा। अब उसके हाथ में खंजर था, लेकिन तब तक विनोद वहां पहुंच चुका था। बोने के हमला करने से पहले विनोद ने उसके खंजर वाले हाथ पर किक मारी। फिर विनोद ने बोने को दोनों हाथों पर उठाकर एक टेबल पर पटक दिया। इंटेलिजेंस के लोग भी लपक कर निकट आ गए और सबने मिलकर बोने को काबू में कर लिया। 2 घंटे बाद विनोद, मिस्टर दुबे और दूसरे सरकारी अफसर एक कमरे में एकत्रित थे। मिस्टर दुबे रिपोर्ट दे रहे थे। होटल ब्लू मून के मैनेजर के फ्लैट पर छापा मारकर शहरी के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शहरी भी गिरफ्तार हो चुकी है। उसके फ्लैट से वह फिल्में भी बरामद हो गई है जो बोनाजीत की बहन से छीन कर ले गया था। अब हम लोग वह फिल्में देखेंगे। मिस्टर दुबे के आदेश पर कमरे में अंधेरा करके फिल्म चलाई गई। पहली फिल्म किंग की सवारी की थी। कुछ देर बाद फिल्म समाप्त हो गई थी। इस फिल्म से केवल यह साबित होता कि बोने ने किंग पर गोली चलाई थी। बोने ने कभी अपने आप को छुपाने की कोशिश नहीं की, इसलिए यह फिल्म इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिसके लिए इतनी हत्या की जाए। दूसरी फिल्म चलाई जाए। दूसरी फिल्म चलाओ। दूसरी फिल्म चलाई गई। फिल्म में आवाज नहीं थी। फिर फिल्म में 2 व्यक्ति लॉर्ड की ओर आते हुए दिखाई दिए। माय गॉड, यह तो किंग जबरान और वह बोना है। जी हाँ, कातिल किंग के साथ है। सब आश्चर्य से आंखें फैलाए फिल्म देख रहे थे। अरे, किंग बोने को शाबाशी दे रहे हैं। आखिर यह चक्कर क्या है? फिल्म समाप्त हो गई तो कमरे में रोशनी कर दी गई। विनोद कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। आप लोगों को अवश्य आश्चर्य होगा कि किंग जबरान अपने शत्रु बोने के साथ दोस्तों की तरह क्यों बैठे थे। मैंने बोने से पूछताछ कर ली है और यह फिल्म देखने के बाद पूरा मामला मेरी समझ में आ चुका है। हमें भी बताइए, आखिर यह सब क्या चक्कर है? बात बिल्कुल सीधी है। किंग जबरान ने स्वयं अपने वफादार साथियों प्रधानमंत्री आफाक जंग और जनरल पाशा की हत्या कराई है। किंग जबरान ने? यह क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूं। वास्तव में किंग की हत्या करने का षड्यंत्र था ही नहीं। बोने ने किंग को मारने के लिए कभी फायर नहीं किया था। आप स्वयं सोचिए, जब इतने बड़े आदमी की हत्या के लिए किसी को भेजा जाता है तो क्या कोई घटिया निशानेबाज चुना जाता है? जी नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि जिसने भी बोने को किंग की हत्या करने भेजा था उसको बोने की निशानेबाजी पर पूरा भरोसा था। जी हाँ। तो फिर बोना 10 कदम की दूरी से सही निशाना क्यों नहीं लगा सका? उसने गोली चलाने में इतना समय क्यों लिया कि प्रधानमंत्री आफाक उसे देख ले और किंग के सामने आकर अपनी जान दे दे? यह बात सचमुच अजीब है। इसके अतिरिक्त ढाका में जब किंग मेरे कमरे में आए थे तो बोना बिल्कुल सामने खिड़की में बैठा था। वह बड़ी आसान से किंग को गोली मार सकता था, लेकिन उसका निशाना चूक गया और वह गोली खिड़की के फ्रेम में लगी। आप कहना क्या चाहते हैं? यह कि ऐसा क्यों हुआ? अगर बोना अच्छा निशानेबाज नहीं था तो उसे बार बार क्यों भेजा जा रहा था? मतलब बिल्कुल साफ है कि बोना बहुत अच्छा निशानेबाज था, लेकिन वह किंग की हत्या नहीं करना चाहता था, बल्कि किंग के आदेश पर प्रधानमंत्री आफाक जंग की हत्या करना चाहता था। और मेरे कमरे में जो किंग पर और मुझ पर हमले के हुए वह इसलिए कि लोग यही समझे कि हत्यारा किंग की जान लेना चाहता है और किंग की मदद करने वालों को भी नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन किंग ने अपने 2 वफादारों का कत्ल क्यों कराया? इसलिए कि किंग जबरान ने इंटरनेशनल मेटल कारपोरेशन के डायरेक्टर मिस्टर लॉयड से अपने देश में निकले यूरेनियम के भंडार का गुप्त अनुबंध कर लिया था। यूरेनियम का मूल्य वह अपने देशों में नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा कराना चाहते थे ताकि उसे अकेले हड़प जाए। यह बातें मुझे बोने ने बताई है। और क्या बताया आपको बोने ने? और यह कि प्रधानमंत्री आफाक जंग और जनरल पाशा जितने किंग के वफादार थे उतने ही देश के भी वफादार थे। वह यूरेनियम से प्राप्त हुआ धन अपने देश की प्रगति के लिए खर्च करना चाहते थे, इसलिए किंग उनको रास्ते से हटाने के लिए मजबूर हुए। किंग जबरान ने मिस्टर लॉर्ड के साथ मिलकर ही यह योजना बनाई थी और बोने की सेवाएं प्राप्त की थी। लेकिन यह बात में तो बोने ने नकली किंग की सचमुच हत्या करने की कोशिश की थी। जी हाँ, मैं इसलिए कि बोना अर्जुना के बागी संगठन
जोरो ब्रदर्स का सदस्य है। शेरी और उसका भाई भी। यह संगठन किंग जबरान का तख्ता पलटना चाहता था। बोने को किंग से भी गणना थी और उनके वफादार साथियों से भी। इसलिए किंग की कमजोरी का फायदा उठाकर उसने पहले उसके वफादारों की हत्या की और किंग से रुपया वसूल किया। बाद में मौका देकर किंग को भी मार डालना चाहा, लेकिन जिस किंग पर उसने हमला किया वह असली नहीं था। बोने ने लॉर्ड को भी यह नहीं बताया था कि वह मीना से फिल्में प्राप्त कर चुका है, क्योंकि वह लॉर्ड को ब्लैकमेल करना चाहता था। अच्छा, इस मामले से हमारे एजेंट जुबी का क्या संबंध था? बोने ने मुझे बताया कि जुबी को मिस्टर लॉर्ड ने खरीद लिया था। किंग और लॉर्ड की गुप्त फिल्म जुबी ने ही बनाई थी। बाद में उसने वह फिल्म अजीत को दे दी ताकि अजीत लॉर्ड और किंग दोनों को ब्लैकमेल करके रुपया वसूल करे। अजीत और जुबी कॉलेज के जमाने के दोस्त थे। अजीत ने जब ढाका में लॉर्ड से मिलकर उस फिल्म का जिक्र किया तो लॉर्ड समझ गया कि क्या खेल खेला जा रहा है। इसलिए उसने फिल्म प्राप्त करने के लिए अजीत और जुबी दोनों की हत्या करा दी। यही कारण था कि जुबी का कत्ल हो गया और मेरी सेक्रेटरी किंग जबरान के पास पहुंचा दी गई। हम सब कुछ समझ गए हैं। अब हमें यह मामला प्रधानमंत्री जी को सौंप देना चाहिए। उसी रात प्रधानमंत्री जी को इस पूरे मामले की रिपोर्ट दे दी गई। प्रधानमंत्री जी ने अपने सहयोगियों की आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें निर्णय लिया गया कि किंग जबरान को भारत आने से मना कर दिया जाए। बोने शेरी और उसके भाई को ढाका सरकार के हवाले कर दिया जाए और मिस्टर लॉयड को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के आदेश दे दिए जाएं। अगली सुबह प्रधानमंत्री का एक विशेष दूत विनोद राणा से मिलने आया। मिस्टर विनोद, प्रधानमंत्री जी ने आपको बधाई दी है। आपने किंग जबरान के चेहरे से शराफत की नकाब नोचकर बहुत बड़ा काम किया है, अपने देश की भी सेवा की है। प्रधानमंत्री जी आपसे बहुत खुश हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी से कहिए कि विनोद राणा अपने देश की सेवा के लिए हर समय तैयार है। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत थक गया पढ़ के इसको। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।